नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम नून। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस यात्री निवास की क्षमता 2000 तीर्थ यात्रियों की है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में भी यात्री निवास बनाया जाएगा। मैं अपना वक्तव्य दे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मुकम्मल तौर पर की है और हर कोशिश होगी देश भर से जो श्रद्धालु आए वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। बाबा का तो दर्शन करें ही, यहाँ के लोगों की जो मूल विरासत है उसे भी अनुभव करें। ये सच है कि इस बार बर्फबारी ज्यादा हुई थी, लेकिन बीआरओ ट्रैक का काम कर रहा है। 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा। मैं आभारी हूँ ओएनजीसी का और उसके चेयरमैन माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का। ओएनजीसी ने 51 करोड़ रुपए इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया है और आप सबने सुना 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ओएनजीसी और रीजनल कॉर्पोरेशन के सहयोग से पूरा होगा। 2 जमीन मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था, एक बालटाल और एक जैसे आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे जहां वालनट फैक्ट्री थी उसके बगल में 2 जमीन आवंटित हो गई है। मुनवान कैंप के पास भी हम जमीन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके कारण सुविधाएं काफी बढ़ेंगी। और एक जो प्रमुख बात मैंने बताई, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर चंदनबाड़ी से पंचतरणी संगम प्राप्त होते हुए बालटाल तक की सड़क की डीपीआर बना रही है। वो एडवांस स्टेज में है। एक बार डीपीआर पूरी हो जाए तो उस सड़क का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से हम कराना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं पर्सनली आ पाया। वो इसलिए आ पाया कि मनोज सिन्हा जी ने मुझे बुलाया। अगर जब ऐसा प्रपोजल आता है तो मेरे को बोला कि अरुण जी ने सिर्फ 51 करोड़, तो मैं हंस के उनसे पूछ रहा था कि इसमें क्या आपको कोई हाथ तंग तो नहीं है? इसे नहीं, हाथ तंग नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी प्रोजेक्ट्स को और हमारी तरफ से सपोर्ट जाए। तो फिर मैं मनोज जी के साथ बैठा था, मेरी पुरानी इनके साथ मित्रता है। मैंने कहा आप रुक क्यों रहे हो, थोड़ा सा करिए। तो इन्होंने कर दिया कि 4 और बनवाना चाहते हैं। और ये मैंने तो 5-6 महीने की इसलिए की क्योंकि हम लोग अब जैसे अब जून में महीने में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाद में जाके और चीजों में व्यस्त हो जाएंगे। तो आप 4-5 महीने, पर इन्होंने कहा नहीं 1 महीने में करे। तो मैंने आपको मैं यहां ही पब्लिक फोरम में वादा करता हूं, आप जैसे प्रपोजल बनाएंगे अरुण जी के और हमारे यहाँ, उसमें 2-3 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। तो अगर कल परसों आप भेज दें तो हम आपको इसकी जो भी अप्रूवल्स है, 4 और सेंटर या जो भी आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहे, मैं आपको इसकी इमीडिएटली अप्रूवल्स आपसे कह के भिजवा दूंगा। सिरमौर जिले में एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को केंद्र का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही ओपीएस को लागू किया, इसके बाद केंद्र का हिमाचल के प्रति रवैया बदला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की फंडिंग पर शिकंजा कस रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज की लिमिट 14,500 से घटाकर 5,500 करोड़ कर दी गई है। वहीं फॉरेन फंडिंग पर भी कैप लगाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण को लेकर गंभीर है। प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि पेयजल की समस्या ना हो। उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश की फंडिंग पे जो है शिकंजा कसने का प्रयास हो रहा है और हमारे कर्ज की लिमिट जो बीजेपी टाइम में 14,500 करोड़ थी उसको घटा के जो है 5,500 करोड़ का कट लगा दिया है। और दूसरी हमारी फॉरेन फंडिंग है, उस पे भी जो है वो कैप लगा रहे हैं। तो कई कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि नीयत साफ होनी चाहिए। हम अपने संसाधनों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। कल शिमला में सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी डटे रहे। यहां भर्ती रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे और इस मामले में सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई। हालांकि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर जल्द फाइनल रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया। खर्च करके आए हैं यहाँ पे, बच्चे भी छोड़े हैं, बच्चों के पेपर भी लगे हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो सर इसलिए नहीं आ रहे हैं, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें हक चाहिए अपना, जो हमने मेहनत की है दिन रात। और हम किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं। हमने ना तो किसी को पैसे दिए हैं और ना किसी से लिए हैं और ना हमने नकल की है और ना हमने की है। हम जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है या गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। पेपर खरीदे बेचे गए थे, किसी भी सरकार ने बेचे हैं खरीदे हैं, सब सरकारों में होता है ये, ठीक है। उसमें हमारी गलती है, हमने तो नहीं अधिकारी वहाँ पे वो किए पोस्ट किए थे, अपॉइंट तो इन्होंने किए थे ना, उन्हीं की गलती है। सरकार की नाकामियों को हम क्यों भुगते? हमें सजा हमें मिल रही है, ना सरकार को ना उन दोषियों को। सरकार किसको मिल रही है, सजा किसको मिल रही है? जो पढ़ लिख के टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं उनको मिल रही है। अगर आज रिजल्ट सर नहीं हमें रिटर्न में देते हैं तो हम यही बैठे रहेंगे सर, चाहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अगर सर बोलते हैं कि विजिलेंस की रिपोर्ट नहीं आई तो सर कौन लेगा वो रिपोर्ट? वो तो सर का दायित्व बनता है कि 6 महीने हो चुके हैं, विजिलेंस की रिपोर्ट भी सर मंगवाएं। हम बैठते हैं यहाँ पे 2 दिन 4 दिन, सर बोल लें कितना टाइम लेंगे सर, उसके बाद सर हमारा 1 महीने के अंदर रिजल्ट करें अनाउंस। बद्दी में नकली दवा मामले में सील ट्राइजल फार्मेशनल कंपनी से लाखों की मशीनरी चोरी कर ली गई। चोरों ने ड्रग विभाग के सील तालों को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने ड्रग विभाग की शिकायत पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जो ड्रग डिपार्टमेंट बद्दी है उसने जो पुलिस थाना बद्दी में एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि कंपनी को उन्होंने जो है सील किया था कुछ दिन पहले। तो उसके बाद जब उस कंपनी को वो चेक करने गए तो उसकी जो सील है और उसके अंदर से कुछ मशीनरी के पार्ट्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं। तो इस संदर्भ में जो पुलिस ने जो है FIR जो है दर्ज कर दी है और आसपास के जो CCTV है और बाकी जो टेक्निकल टीम के हिसाब से जो है जो चोरों को ढूंढा जा रहा है। बद्दी में ही माइक्रोटेक फैक्ट्री के मजदूरों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। CPS रामकुमार चौधरी भी यहां मजदूरों के प्रदर्शन में शामिल हुए और लेबर विभाग से मामले की रिपोर्ट मांगी। रामकुमार चौधरी ने कहा कि सीएम को मामले की रिपोर्ट सौंपने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये कंपनी पर 400 से ज्यादा मजदूरों को बिना नोटिस के निकालने का आरोप है। शुक्रवार को हमारे से ड्यूटी करवाई इन्होंने 8 घंटे। सर शनिवार को हमें विदाउट इन्फॉर्मेशन से सुबह हमारा नाम काट दिया ना सर, हमें इन्होंने नाम चेक करने दिया सर, बिना इसके हमें बाहर भेज दिया सर। जब हम अंदर गए गेट खोलने की कोशिश की तो सर मोहित कुमार सर उसने हमें सर हमारे ऊपर सर रोड लेके सर हमला कर रहा था। मंडी में लेखा अधिकारी पर BBMB के कर्मचारियों ने हल्ला बोला और लेखा अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कर्मचारियों ने लेखा अधिकारी पर वेतन निर्धारण के मामलों में अनावश्यक आपत्ति लगाने का आरोप लगाया। जिसको मुख्य अभियंता BSL ने AMDR के अधीन 9,36,000 का एस्टीमेट सैंक्शन कर दिया, परंतु ये डिप्टी CO के AO जो है कंसर्न संजीव कुमार जी, इन्होंने जो है उसके ऊपर अनावश्यक आपत्ति लगाई और वापस कर दिया, जिसकी वजह से ये केस इधर उधर लटक रहा है। उसके मद्देनजर ये गेट मीटिंग की गई और इनको चेतावनी दी कि इस एस्टीमेट को आज ही एक्सेप्ट करिए ताकि कॉलोनी में साफ सफाई का जो है प्रोग्राम जो है एक्शन टाउन सुचारू रूप से करवा सके। वैसे तो 2 दिन सोम मंगल और फ्राइडे और सैटरडे को जो है एक्शन टाउनशिप ने ट्रक लगाया हुआ कूड़े के कचरे को वहां पर डंपिंग यार्ड में फेंकने के लिए, लेकिन सुचारू रूप से चलाने के लिए इस एस्टीमेट का एक्सेप्ट होकर के टेंडर लगाना जो है बहुत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर शिमला में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 6 देशों के 10 बॉक्सर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी, जबकि समापन के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहेंगे।
मैं महेंद्रस्तान, मैं पूर्व में APMC शिमला किन्नौर का चेयरमैन रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि इसमें कितनी कंट्रियाँ भाग लेगी, और इसमें 5 कंट्रियाँ बाहर से और 6ठी कंट्री इंडिया की। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी फाइट हो रही है जो फाइट आज से पहले ना हिमाचल में ना हिंदुस्तान में हुई है, जिसमें 6 कंट्रियाँ पहली बार प्रो बॉक्सिंग में भाग ले रही है। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी। जम्मू में जगतगुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की है। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने IDCF का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के CMO डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शंकु में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर और चलिए इस वक्त बड़ी खबर पुंछ से आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी पुंछ हाईवे पर पेड़ गिरे हैं। बतुरी इलाके में पेड़ गिरे हैं। करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रहा है, तो यातायात पर भी बाधा पड़ी है। राजौरी पुंछ हाईवे पर पेड़ गिरे हैं। बतुरी इलाके में ये पेड़ गिरे हैं। करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रहा, जिसकी वजह से यातायात भी एक तरह से बाधित रहा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से जो सड़क है राजौरी पुंछ हाईवे है, बल्कि ये जहां पर पेड़ गिरे हैं और पेड़ गिरने के बाद सड़क पर एक तरह से जाम लग गया है। आवाजाही एक तरह से बाधित हुई है और जो गाड़ियां आ रही थी उन्हें निकलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि सीधे रोड पर ही, हाईवे पर ही ये पेड़ गिरे हैं। और जानकारी लेने के लिए सीधे हम अपने सहयोगी शक्ति के पास चलेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, तस्वीरों में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि काफी बड़ी तादाद में जो पेड़ हैं वो हाईवे पर गिर गए हैं, क्या वजह इसकी बताई जा रही है? क्या मौसम खराब होने की वजह से या किस वजह से ये पेड़ गिरे हैं? देखिए, राजौरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम जो है वो खराब है, बारिश हो रही है और रोड का काम भी जो है वो हाईवे पे चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम भी इस हाईवे पे लगातार चल रहा है, तो इस वजह से कुछ पेड़ों की कटाई जो है वो की जा रही थी। लेकिन आज अचानक से कुछ पेड़ जो है वो अचानक इस हाईवे पर आके गिरे हैं, जिस कारण यातायात जो है प्रभावित हुआ है। हालांकि इसे आधे घंटे तक ही ये यातायात जो है प्रभावित रहा। उसके बाद BRO की टीम्स वहां पर पहुंची और उन्होंने पेड़ हटाने का काम शुरू किया और पेड़ों को हटाया और फिर से यातायात जो है वो बहाल हुआ। और कहीं ना कहीं ये राजौरी से, जम्मू से जो राजौरी की तरफ सड़क आ रही है, कई जगहों पर इस तरह के वाकयात इन दिनों में लगातार देखने को मिल रहे हैं। कहीं लैंडस्लाइडिंग होती है, कहीं पेड़ गिरते हैं, और क्योंकि रोड का काम जो है वो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से मुश्किलों का सामना यात्रियों को जरूर करना पड़ रहा है और अपना उनका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है हाईवे पे।
और कहीं ना कहीं इस तरह की जब पेड़ गिरने की वारदात हो या कहीं लैंड स्लाइडिंग हो तो काफी प्रभावित होता है यातायात। शक्ति, इस वक्त क्या अपडेट है? क्या जो पेड़ है उन्हें हटा लिया गया है, रास्ता साफ कर दिया गया है? क्योंकि राजौरी पुंछ हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है यातायात के एतबार से। जी बिल्कुल, आधे घंटे का वक्त जो है वो वहाँ पर लगा और उसके बाद यह रास्ता क्लियर हो गया। तो अब जो इस वक्त है इस रास्ते को क्लियर कर दिया गया है। अब दोनों तरफ से यातायात जो है वो शुरू कर दी गई है और दोनों तरफ से गाड़ियों की आमद-रफ्त भी शुरू हो गई है। और इस क्योंकि बीआरओ का काम जो है वो चल रहा है और जेसीबी वगैरह मशीनरी वगैरह वहीं पर अवेलेबल रहती है, उनके नजदीक रहती है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगता किसी भी इस तरह की कोई वारदात हो जाए तो उसको क्लियर करने में, रोड को क्लियर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है यातायात बहाल कर दिया गया है इस पूरे राजमार्ग पे। तो बिल्कुल रास्ते को अब एक तरह से साफ कर दिया है, जिस तरह से हमारे सहयोगी शक्ति हमें बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो राजौरी पुंछ हाईवे पर पेड़ गिरे हैं और तस्वीरों के जरिए अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पेड़ गिरे हैं। हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे थे कि करीब और चलिए सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोन्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। कैश ट्रांसफर्स 20 करोड़ हमारी महिलाओं को कोविड के दौरान दी गई। लोन्स ऑफ ₹7,351 crore to SC/ST beneficiaries under Stand Up India. Five times more Eklavya residential schools sanctioned since 2014 as compared to earlier. 48.27 crore Jan-Dhan accounts. Over ₹25 lakh crores directly transferred into beneficiary bank accounts. 37 crore Ayushman Bharat health accounts created. 2.86 crore households electrified under Saubhagya. 9 crore 60 lakh Ujjwala योजना में सिलेंडर दिए गए, कनेक्शंस दिए गए। एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से गिरा 5.7 फोल्ड राइज इन एग्रीकल्चरल बजट 2013-14 से लेकर 2022-23 तक। 1 लाख करोड़ थ्रू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 11 करोड़ प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज। 1,500% इंक्रीज इन ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एट MSP। 7,350% increase in pulses procurement in MSP. Total fertilizer subsidy increased by 500% in 2022-23 from the previous year. Rupees 20 lakh crore agricultural credit to be provided in 23-24. Rupees 1.33 lakh crore settled in claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Rupees 93,068 crore allocated for PM Krishi Sinchai Yojana for the next 5 years. Ethanol procurement up from 38 crore liters in 2013 to 38 crore से 434 करोड़। देखिए ऐसे मैं हर एक में नारी शक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लिए सारे आंकड़े दे सकता हूं। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूं तो मुझे शौक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने का। मैं हमेशा यही कहता रहा हूं, मैं यही कहता रहा हूं कि देखिए 2014 में हम ग्लोबली वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 9 साल में मोदी जी ने की जो सरकार की योजनाएं थी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे हैं। पर ये 5वें स्थान पे भी हम वी आर पॉइज्ड एट $3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो दो इकोनॉमीज हैं वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ हुई तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। इन द ईयर 1700, 50 years before the British came, you know जो मुगल एम्पायर था उन्होंने कुछ लोगों को एक टाइटल दिया हुआ था जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जगत सेठ टाइटल क्यों दिया था मुगल एम्परर्स ने? 1720 में ये जगत सेठ की जो वेल्थ थी, इट वाज मोर देन द
यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है, 1720 की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिसलते फिसलते जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 190 साल की हुकूमत हुई, हमारी 1750 में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी वाज 27%। ये मेरे आंकड़े नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन के फिगर्स हैं। ऐसे नहीं इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। A contribution of India to the global wealth was over 25%. 190 साल की अंग्रेजों की हुकूमत रही, वो हम 25% ग्लोबल जीडीपी से गिरते 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 सिंगल डिजिट पे आ गए, 1 और 2%। अब मोदी जी की सरकार ने इन 9 सालों में क्या किया, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मोदी जी का उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 अमृतकाल में जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमें एक विकसित देश बनना है। विकसित देश का मतलब डेवलप्ड कंट्री, और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हमें अपने आप से, उससे हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हम 5000 7000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता है और हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो 190 साल के अंग्रेजों की जो हुकूमत है उससे करते हैं। राजपथ जहां पे जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू लगा था, अभी आप जाके देखिए राजपथ जो कर्तव्य पथ बना है वो जॉर्ज द फिफ्थ के स्टैचू की जगह वहां पे नेताजी का स्टैचू लगा है, क्योंकि नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम मूवमेंट है। तो एक तरफ तो कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी रिक्लेम करना, और दूसरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो भी आपके सामने है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करना चाहूंगा, आपको इनके बारे में मुझसे ज्यादा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ये जो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है, विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, दिस हैज रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय सेवरल आवर्स। अब तक सरकार ने 1500 किलोमीटर रोड्स, 100 ब्रिजेस जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में बनाए हैं। हेल्थ केयर की बात करूं, एम्स बना है जम्मू में, विच इज वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट हैज प्रोवाइडेड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ने, सरकार ने 10 नए अस्पताल और 100 नए क्लिनिक बनाया जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में ही। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बनाए, tourism in Jammu Lok Sabha by developing tourist destinations such as Vaishno Devi Shrine, Amarnath Cave Shrine, Dal Lake. It's provided a total of 10,000 new jobs in Jammu Lok Sabha. Infrastructure, building schools, colleges, other public facilities, schools and colleges in Jammu Lok Sabha constituency. Government has provided a total of, मैंने अभी employment का बताया, living standards पे बेनिफिशरीज जो है हमारे सौभाग्य योजना के, हमारी उजाला स्कीम के, सोशल सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत में, इनको आंकड़ों से अब मैं हटके आई वांट टू कम बैक टू सम थीम्स। देखिए, जब से धारा 370 और 35A हटाई गई हैं, उसके बाद यू हैव सीन ए स्टेडी and very fast changing scene in Jammu and Kashmir. एक तरफ से तो आप ये आंकड़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और मेरे पास और भी बहुत डिटेल्स हैं, हमारी जो नेशनल लेवल की फिगर्स हैं और जो जम्मू के स्पेसिफिक फिगर्स हैं, हम लोग आपके साथ सब वो शेयर करेंगे। बट देखिए, एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके यहां सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड, उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग। आपके बच्चे यहां से दे आर क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, आपके बच्चे जो हैं दे आर बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक रिसर्जेंस हियर इटसेल्फ, और
बाकी जो मुझे याद है कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी। अभी हम आगे एक और करने जा रहे हैं श्रीनगर में। तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है यू कैन नाउ बिगिन टू रियलाइज दैट। तो इसलिए कुछ हमारे जो चाहने वाले लोग हैं विरोधी दल, वो कहते हैं ये 9 साल क्यों करते हो, 8 साल 9 साल पहले। हम 9 साल इसलिए करते हैं और हम नहीं करते। देश के बाहर जो एनालिस्ट हैं, अभी पीछे कुछ एक हफ्ता पहले मॉर्गन स्टैनली ने इंडियाज डेकेड की बात की, 2013 से लेकर 2023 तक क्या हुआ। देखिए, कहा जाता था दैट 21st century is Asia's. Now there is general feeling that the 21st century is India's century. Now Jammu and Kashmir is an integral part of the state of India. Jammu and Kashmir is a place we are very proud of. It has a great significance. Therefore, I think मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये जो 9 साल के कार्यक्रम में जो हो रहे हैं देश भर में, हमारे अब जैसे आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो शायद किसी और स्टेट में गए हैं, मुझे यहां भेजा है। नरेंद्र रैना जी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और मुझे जब यहां आने का मौका मिला, अब मैंने यहां आने के बाद क्या किया उसके बाद आई टेक क्वेश्चन। कल जब मैं पहुंचा तो पहला जो कार्यक्रम था यहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ था। कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारा प्रोग्राम था, मैं समझता हूं वो उसकी शुरुआत वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वी आर नॉट ओनली इंडियाज लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और जो हमारा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, ही और शी फॉर्म्स द बेसिस, द बैकबोन ऑफ द पार्टी। उसके बाद कई प्रोग्राम्स हुए। आई हैड द फॉर्चून ऑफ विजिटिंग द होम्स ऑफ प्रोमिनेंट सिटीजन्स। उनके साथ बातचीत हुई है, उनसे भी फीडबैक मिला है, जो इम्प्रूव्ड सिचुएशन है और जो काम ऑलरेडी हुआ है और जो आगे यहां से आगे जाके, क्योंकि हमारे ये जो चाहे वो हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी को रिक्लेम करना हो या विकसित देश बनना 2047 तक जो कार्यक्रम, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। 9 साल में जो हमने किया उसके आंकड़े हैं। अब जब 10 साल पूरे होंगे और अगले चुनाव में हम जाएंगे तो उसमें आगे क्या योजनाएं, ये जो योजनाएं थी 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला उस समय कंसेप्चुअलाइज की गई, और सारी योजनाएं ज्यादातर 2015 जून में शुरू हुई। अभी कई इसमें से कंप्लीट हो गई हैं, कई 2.0 के फॉर्म में आ गई हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, स्वच्छ भारत मिशन जो है, मोदी जी का ये कहा था, उनका सपना था कि जब हम ये 2014 में जब वो देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ये कहा था कि अब मैं चाहूंगा कि जब हम महात्मा गांधी की 150वीं 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 में, तो देश को ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री करना, शौचालय बनाना, एक तो फिजिकल आंकड़े होते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने इन 9 सालों में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, और खासतौर से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ माइलस्टोन किए और क्या कुछ काम किए हैं, बड़े काम जो किए हैं, उसके बारे में डिटेल से बता रहे थे। यहां पर फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आएंगे तो फटाफट अंदाज में देखेंगे स्पीड न्यूज।